बीएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपको जैसे पता है कि भूगोल का जो लेक्चर आज के दिन 9:50 से रहता है, लेकिन विशेष कारण से आज ये लेक्चर थोड़ा पहले रखा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने जनसंख्या पाठ जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, उसमें समय की सीमितता के कारण, तकनीकी कमी के कारण थोड़ा कम समय मिला था और जो पीपीटी चल रही थी बीच में थोड़ा अंत में वो नहीं दिखा पाए थे। तो आज भी उसका हम लोग ये करेंगे कि पुनरावर्तन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जनसंख्या में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा, चलिए एक बार से पुनरावर्तन करते हैं और देखते हैं। पाठ क्रमांक 6 जनसंख्या। आज का घटक है जनसंख्या की संरचना, जिसमें हम लोग भारत एवं ब्राजील का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जनसंख्या, जिसमें भारत की जनसंख्या के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी कि मतलब पहले जनसंख्या मतलब क्या। तो किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दूसरा, किसी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और फिर आगे हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो मैप है, जिसमें भारत जनसंख्या वितरण 6.1 अ और फिर 6.1 अ भारत जनसंख्या का घनत्व, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए थे कि कौन से प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो प्रदेश है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और कम जनसंख्या घनत्व वाला मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख। उसके बाद हम लोगों ने जो तीसरा प्रश्न था उसके बारे में जानकारी हासिल की थी कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से कम, 101 से 250, 251 से 500 और 500 से अधिक जो राज्य हैं, उसकी जानकारी हम लोगों ने ली थी। अभी उसका हम लोग ने भौगोलिक स्पष्टीकरण देखा था कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, और भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा? दूसरा। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.41%। भारत की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर भारत की जनसंख्या का वितरण, तो हम लोगों ने देखा कि भारत की जनसंख्या का वितरण असमान था। उसके जो है कौन से प्रभाव डालने वाले घटक हैं, तो प्राकृतिक संरचना, जलवायु सुविधाओं की उपलब्धता, जैसे उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता वाले प्रदेश, वहां पर कई शताब्दियों से मानवीय अधिवास का विकास। फिर हम लोगों ने सघन जनसंख्या का वितरण देखा था। कृषि तथा उद्योग धंधों के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण तथा जनसंख्या का सघन वितरण, जैसे उत्तर का मैदानी प्रदेश, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु इत्यादि। अभी फिर हम लोगों ने जनसंख्या का विरल वितरण देखा था। पर्वतीय तथा पहाड़ी प्रदेश, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश, सघन वन क्षेत्र आदि स्थानों पर जनसंख्या का विरल वितरण, जैसे थार का रेगिस्तानी प्रदेश। अब बच्चों, आज हम लोग जो है ना यहाँ से शुरुआत करते हैं कि थोड़े में जान लेते हैं कि एक प्रश्न बनता है भारत और ब्राजील की जनगणना के विषय में
जानकारी हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं एक शॉर्ट में। तो भारत में जनगणना कार्यालय द्वारा हर वर्ष 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। यानी भारत में जो जनगणना की जाती है वो जनगणना कार्यालय द्वारा की जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील में IGBE अर्थात ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिक्स नामक संस्था द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। यानी भारत में भी जनगणना 10 वर्ष में की जाती है और ब्राजील में भी 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अभी भारत का पहला जनगणना सर्वेक्षण वर्ष 1872 में हुआ। ब्राजील में पहला जनगणना सर्वेक्षण वर्ष 1872 में हुआ। मतलब दोनों जो है देशों में समान वर्ष में शुरुआत हुई। अभी भारत की जनगणना दशक के आरंभ में होती है, जैसे 2001 से 2011, यानी 10 वर्ष का जो पीरियड होता है, जो शुरुआत होता है वहां से होता है, जैसे 2001 से। तो ब्राजील की जनगणना दशक के अंत में होती है। तो यहाँ पर आरंभ में होती है और यहाँ दशक जब खत्म होने वाला था तब होती है, जैसे 2000, फिर उसके बाद 2010 इत्यादि। भारत में अगली जनगणना 2021 में होगी, वर्ष 2021 में। तो ब्राजील में अगली जनगणना वर्ष 2020 में, मतलब अभी इस जो चालू वर्ष है उसमें होगी। अब देखते हैं बच्चों, जनसंख्या की संरचना। अभी आपके सामने जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है यह है जनसंख्या की संरचना, जिसमें एक तो जो है ये ब्राजील का है, आप देख रहे हैं, और ये जो है ग्राफ भारत का है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो वर्ष है दोनों ही ग्राफ में, भारत और ब्राजील के दोनों, और यहाँ पर लिंग अनुपात है। अभी लिंग अनुपात क्या है, यानी कि भारत या ब्राजील दोनों देशों में जो स्त्री पुरुष की संख्या है किस अनुपात में है, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियों की संख्या है। तो इसको जो है इसके माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं यह रेखालेख क्या दर्शाता है। अभी यह रेखालेख क्या दर्शाता है, तो हमें देखना है कि जो दोनों रेखालेख है भारत का और ब्राजील का, तो उत्तर आगे हमको ये मिल रहा है कि यह आलेख जो है ब्राजील एवं भारत के लिंग अनुपातों को दर्शाता है। तो लिंग अनुपात मैंने बताया कि स्त्री पुरुष कितने स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, या पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं। तो लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात का मतलब है किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके ग्राफ में स्क्रीन पे दिख रहा है बाईं तरफ लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात मतलब यहाँ पर दिया गया है कि देखिए यहाँ पर 900, 920, 940, 960 ये लिंग अनुपात है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या यहाँ ब्राजील में। तो आप ये देखेंगे कि 1961 में ये 1000 से अधिक है स्त्रियों की संख्या। ठीक है, स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है, यानी पुरुषों से ज्यादा संख्या स्त्रियों की है। लेकिन इसी में हम लोग तुलना करेंगे तो भारत में 1961 में ये 940 है, ये जो है आपको दिख रही है 940। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ये इससे ये पता चलता है कि जो ब्राजील में स्त्रियों की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे वो है या तुलना में वह 1000 से अधिक है, यानी पुरुषों से ज्यादा संख्या स्त्रियों की है। लेकिन भारत में उसी साल में 1961 में ये 940 दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब है 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या सिर्फ 940 है, यानी कम है। अभी उसी तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि ब्राजील में 1971 में, उसके आगे 81 में संख्या बढ़ रही है और वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और वो संख्या बढ़कर यहाँ 1060 पे पहुंच रही है।
अब भारत में देखिए तुलनात्मक अध्ययन की 71 में, यहाँ पर 940 थी 61 में, तो कम हो, कर्व नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। आप देखेंगे 91 में, और 91 फिर उसके बाद 2001 में ये कर्व जो है ऊपर जा रहा है, 2011 में, यानी पहले की अपेक्षा अधिक है, यानी उसमें सुधार हो रहा है। तो अभी उपरोक्त आलेख से यह समझ में आता है कि ब्राजील में स्त्रियों की संख्या सदैव ही पुरुषों से अधिक रही है। तो आलेख में हम लोगों ने अभी ये देखा, यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बात है कि आलेख से यह समझ में आता है कि ब्राजील में स्त्रियों की संख्या सदैव ही पुरुषों से अधिक रही है। अब इसकी तुलना में भारत में यह अनुपात कम रहा है। भारत में जो ब्राजील में पुरुषों से अधिक संख्या स्त्रियों की है, तो उसकी तुलना में ब्राजील में पुरुषों से कम संख्या स्त्रियों की है। अब ये जो ग्राफ है, ये लिंग अनुपात दिखाने का ये एक माध्यम है, इसको ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं। तो आपको जो है दोनों ग्राफ का जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या है उसमें कितना अंतर है। ठीक है बच्चों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको समझेंगे तो बेहतर होगा, समझेंगे तो बेहतर होगा, और समझकर जब इसको आप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा इसका स्पष्टीकरण। दोनों देशों की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। क्या निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं? तो देखिए, पहला कि पिछले कई दशकों से ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, मतलब स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है, 1000 पुरुषों की तुलना में। बच्चों, अभी जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत के विषय में ये जानकारी हासिल की थी, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं भारत और ब्राजील के। और जो शुरुआत में मैंने बताया, थोड़ा जो है जल्दबाजी में, क्योंकि वो हमको रिवीजन करके आगे बढ़ना था, रिवाइज करके आगे बढ़ना था, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा जल्दी किए। अभी आज का मेन टॉपिक ये है। तो पिछले कई दशकों में ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, मतलब स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों से अधिक है। 1000 पुरुषों के पीछे जो तुलनात्मक उसकी संख्या होनी चाहिए वो अधिक है। अब ब्राजील में वर्ष 2001 के पश्चात स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वहां पर। और फिर भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है, ये हम लोग ने ग्राफ में देखा है। अब भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखता है, 1991 के पश्चात लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे। अब ये सुधार जो हुआ है 940 से नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, और देखिए 1991 से कह रहे हैं, उसके बाद उसमें सुधार हुआ है, यानी जो संख्या है वह बढ़ी है। लेकिन संख्या तो बढ़ी है 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की, लेकिन 1000 पुरुषों से अधिक नहीं है, यानी कि पुरुषों से ज्यादा संख्या अभी तक भारत में नहीं हुई है। वहीं पर यहाँ पर स्त्रियों की संख्या पहले से ही जो पुरुषों से ज्यादा थी, और वो धीरे धीरे निरंतर बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आयु लिंग पिरामिड। अब आयु लिंग जो पिरामिड है वो क्या है? तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है जो यहाँ पर आलेख है, इसमें जो है दो आयु लिंग पिरामिड है। एक तो है ब्राजील का 2016 का, और जो है 2016 का ही भारत का आयु लिंग पिरामिड है। अब यह कुछ अलग भिन्न लग रहा है, ये क्या है?
यह जनसंख्या का लिंग और आयु दिखाने वाला आलेख है, इसलिए इसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या जो आबादी है उसका लिंग यानी स्त्री पुरुष और आयु, आयु देखिए आप यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है 0 से 4 है, 5 से 9 है, 10 से 14 है, ये वर्ष है, आयु समूह बोलेंगे इसको। तो आयु लिंग जो पिरामिड है उसमें स्त्री पुरुष की संख्या तो आयु के अनुसार यानी 0 से 4, फिर जो है 5 से 9, 10 से 14, ये जो संख्या है भारत देश में और ब्राजील देश में वह कितने और किस प्रकार की उसकी संरचना है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि जो y अक्ष पर है और जो x पर है, तो x पर आपको दिखाई पड़ रहा है जनसंख्या प्रतिशत और यहाँ पर आपको आयु समूह दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको आयु समूह दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर आपको जनसंख्या प्रतिशत। इसको देखते हैं आगे। किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग एवं आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का उपयोग किया जाता है। यानी आयु लिंग पिरामिड का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग या आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का उपयोग किया जाता है। अब इसका अर्थ है कि हम देश के विभिन्न समूहों में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या अथवा प्रतिशत जान सकते हैं। इसमें हम लोग प्रतिशत जानेंगे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि देश में बच्चों, युवा और वृद्ध का अनुपात कितना है। अभी देखते हैं। ये जो पिरामिड है इसमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 से जो 4 है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4.0 और ये भी 4.0 है, ठीक है। तो इनकी संख्या आपको दिखाई ज्यादा पड़ रही है बच्चों की, इसकी तुलना में देखिए यहाँ पर 4.0 के पहले ही खत्म हो रही है, यानी 3 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पर 4.0 से ज्यादा है, 4.0 से ज्यादा है। यहाँ देखिए यहाँ पर, और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी जब आगे का आयु समूह है 5 से 9, वो भी आपको ज्यादा, यहाँ पर देखिए 4.0 है उसके पहले ही ये खत्म हो जा रहा है, यानी 3 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पर 4 पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आयु समूह 0 से 4 है, 5 से 9 है, वो भी ज्यादा है, स्त्री पुरुष दोनों। और फिर हम जब जो है 10 से 14 जाते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि ज्यादा है और ब्राजील में जो है कम है भारत की तुलना में, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि युवा आयु समूह के लोगों की जनसंख्या, युवा आयु समूह के लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, दोनों देशों में ही अधिक है, लेकिन भारत में ब्राजील की तुलना में ज्यादा है। अभी हम लोग भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं कि जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धि की ओर झुक रही है, किंतु ऐसी परिस्थिति भारत में अभी नहीं है, ठीक है। भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है, इसका अर्थ है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। बच्चों इसको जरा फिर से देखते हैं इस लिंग पिरामिड को। अभी यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो आयु समूह है कार्यशील, यानी जिस उम्र में लोग कार्य कर सकते हैं, 20 से 24 की तुलना देखिए, 21 से 29 की आयु समूह देखिए, तो ब्राजील की कम दिखाई पड़ रही है देखिए, लेकिन उसकी तुलना में भारत की ज्यादा है। तो बच्चों की जो जनसंख्या है, बच्चों की जो जनसंख्या है वह भारत में भी है और ब्राजील में भी है, दोनों जगह है देखिए, ब्राजील और भारत में दोनों में है। जो यंग एज के हैं वो भी दोनों देशों में है, लेकिन भारत में ब्राजील की अपेक्षा ज्यादा है। यहाँ पर देखिए 30 से 25 से 30, 31, 32,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो उनकी जनसंख्या है वृद्धित्व की ओर जा रही है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पुरुष और दाहिने बगल आपके स्त्री। भारत में और ब्राजील में बाएं बगल पुरुष और दाहिने बगल स्त्री। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आपको दिखाई पड़ रहा है और दोनों जगह पर हमको ये पता चल रहा है कि जो आयु समूह 0 से 4, 5 से 9 वह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो दोनों ही ब्राजील से, ये देखिए ये जो है आयु के अनुसार तो ज्यादा है, लेकिन स्त्रियों की संख्या आप जानते हैं ब्राजील में ज्यादा है। तो जो भारत देश में युवा आयु समूह है उनकी जनसंख्या जो है ब्राजील की अपेक्षा अधिक है और भारत में कार्यशील जनसंख्या भी अधिक है, यानी कार्य करने में सक्षम लोगों की जो आबादी है वह ज्यादा है। यह किसी भी देश के लिए शुभ संकेत है, अच्छी बात है कि उसकी जो जनसंख्या है वह कार्यशील जनसंख्या अधिक मात्रा में है। इससे जो है देश समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है, ज्यादा लोग काम कर सकते हैं और जीवन स्तर आगे अच्छे बढ़ सकता है। अभी जो है बच्चों कुछ प्रश्न तैयार होते हैं बोर्ड में, जो है इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न कौन से हो सकते हैं? जैसे एक प्रश्न है कि जनसंख्या के लिंग आयु संरचना के आधार पर ब्राजील तथा भारत की जनसंख्या की तुलना कीजिए। स्त्री पुरुष आयु संरचना क्या है और उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो है विस्तार पूर्वक जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न, वो जो है प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न है जनसंख्या के लिंग आयु संरचना के आधार पर ब्राजील तथा भारत की जनसंख्या का तुलना कीजिए। तो हमेशा हमको याद रखना है कि भूगोल विषय में जब भी आप उत्तर लिखें पॉइंट वाइज लिखें, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जितने भी पॉइंट बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका तुलनात्मक अध्ययन करते समय कि पहला है कि जनसंख्या के लिंग आयु संरचना के अनुसार ऐसा दिखाई देता है कि ब्राजील की तुलना में भारत छोटे बच्चों की संख्या अधिक है। भारत में छोटे बच्चों की संख्या अधिक है। जब हम लोग अभी लिंग पिरामिड देखे तो उसमें हमको पता चला 0 से 4, फिर 5 से 9, ठीक है। अभी दूसरा, ब्राजील की तुलना में भारत में युवा आयु समूह की जनसंख्या अधिक है, इसको भी हम लोगों ने देखा। तो जब हम तुलनात्मक अध्ययन का करते हैं और जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जनसंख्या के लिंग आयु संरचना के आधार पर ब्राजील तथा भारत की जनसंख्या का तुलना कीजिए, तभी जो लिंग पिरामिड का हम लोग ने अध्ययन किया उसमें जो आपको चीजें बताई गई वही आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर रखना है उत्तर लिखते समय। इसमें कुछ भी अलग नहीं है बच्चों, देखो कितना आसानी से यही चीजें मैंने पहले भी बताई आपको एक्सप्लेनेशन करते समय, और यही चीजें भी उत्तर में भी है। तीसरा है ब्राजील की तुलना में भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है, इसके कारण भारत को युवा देश के रूप में जाना जाता है। युवा देश के रूप में साधारण शब्दों में कहें तो जवान देश के रूप में जाना जाता है। एक तो अपने यहाँ विश्व में सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी है, उसमें भी सोने पे सुहागा ये है कि हमारा देश जो है, यहाँ पर जो लोग हैं, जो ज्यादातर आबादी है वह युवा है, कार्यशील है, यानी कार्य करने में सक्षम है। अब सिर्फ बात इतनी है कि जो अपने भारत देश की आबादी है उसको गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है, जो निरंतर बढ़ रही है, दिनों दिन उस पर काम हो रहा है और जो है ये गुणवत्ता धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब ये गुणवत्ता अपने अधिकतम स्वरूप में आएगी तो जो भारत देश की जो आबादी है वह निश्चित रूप से भारत के लिए वरदान साबित होगी। तो तीसरा जो है कारण है कि ब्राजील की तुलना में कार्यशील जनसंख्या अधिक है भारत में, इसके कारण भारत को युवा देश के रूप में जाना जाता है। चौथा है जनसंख्या की लिंग आयु संरचना के अनुसार यह पता चलता है कि ब्राजील की जनसंख्या वृद्धि की ओर झुक रही है, यानी लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न का हम लोग जो है उत्तर लिखेंगे, ठीक है।
तो कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि जब आयु लिंग पिरामिड या लिंग अनुपात हम लोगों ने पढ़ा तो उस पर आधारित कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब इसमें ये विस्तार पूर्वक उत्तर पूछा गया, इसमें ज्यादा पॉइंट रहेंगे। तो ब्राजील में सामान्यतः आयु समूहों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। तो लिंग अनुपात का जब हम लोगों ने पिरामिड देखा, अनुपात देखा, लिंग अनुपात देखा, तो उसमें हमने देखा कि जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों से अधिक है। तो वो आयु समूह जो है, वो जो लिंग पिरामिड है उसमें भी हमको दिखाई पड़ रहा है। ब्राजील की लिंग आयु संरचना के आधार पर ऐसा दिखाई देता है कि ब्राजील में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, अनुकूल है। अभी जो है उसके पक्ष में है। यहाँ पर जो पुरुष है 1000 पुरुषों के पीछे जो हम लोगों ने देखा लिंग अनुपात, तो वहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। लेकिन भारत में यह प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है। वहां पर उसके पक्ष में तो इसके खिलाफ है, यानी कि 1000 पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है। 61 में तो 940 ही थी, फिर उसमें भी गिरावट आई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुई। लेकिन अभी भी जो है भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। तो भारत में सामान्यतः 0 से 75 तक के सभी आयु समूहों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा कम पाई जाती है। हम लोगों ने अभी आयु लिंग पिरामिड देखा, उसमें भी हमने देखा बाएं दाएं तरफ, ठीक है। तो भारत के लिंग आयु संरचना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है। अभी मैंने बताया भारत में केवल 75 वर्ष के आगे के आयु समूह में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं लिंग पिरामिड के माध्यम से। हाँ 75, अभी देखिए ये 75 का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 75 आयु का जो समूह है वहां पर ये दिखाई पड़ रहा है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पर स्त्री है। तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो अधिक आयु है यानी 75 वर्ष से ज्यादा, उसमें आपको यह अंतर दिखाई पड़ रहा है। पुरुषों से स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, पुरुषों से स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, पुरुषों से स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। यानी 75 वर्ष के बाद क्या हो रहा है कि पुरुष की संख्या कम है, स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जो युवा आयु समूह है उसमें जो है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक प्रश्न ये भी बनता है कि ब्राजील तथा भारत के लिंग अनुपात की तुलना कीजिए। ब्राजील तथा भारत में स्त्री पुरुष की जो आबादी है, जो अनुपात है, उसका तुलनात्मक अध्ययन। तो विगत कई दशकों में ब्राजील का लिंग अनुपात 1000 से अधिक रहा है। इस प्रकार ब्राजील का लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। अभी जो बताया मैंने, पहला प्रश्न बताया। दूसरा प्रश्न यह है, जो लिंग अनुपात भारत और ब्राजील के लिंग अनुपात के तुलनात्मक आधार पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि वहां पर जो ब्राजील में जो माहौल है वो पक्ष में है स्त्रियों के। अब विगत अनेक दशकों में भारत का लिंग अनुपात 1000 से कम रहा है। इस प्रकार भारत का लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है। यानी यहाँ पर हमने देखा कि विगत कई दशकों में जो 1000 आबादी है पुरुषों के, उसकी तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। तीसरा पॉइंट बनता है 1961 से 2001 की कालावधि में ब्राजील का लिंग अनुपात 1010 से 1020 के बीच में पाया जाता है। अब उसकी तुलना में हम लोग देखेंगे 1961 से 2001 की कालावधि में भारत के लिंग अनुपात में 920 से 940 के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। बच्चों ध्यान दो कि हम यहाँ पर जो है ना ब्राजील तथा भारत के लिंग अनुपात की तुलना कर रहे हैं, और जिसमें हम ब्राजील की और भारत की जो
यथास्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं, पास्ट में क्या था और अभी क्या है। और वर्ष के अनुसार 61 से 2001 के बीच में वहाँ की जो लिंग अनुपात था कितना था, भारत में 1961 से 2000 के कालावधि में लिंग अनुपात क्या था, तो इसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। अभी जो है हमको ये भी ध्यान में रखना है कि 2001 से ब्राजील में स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, 2001 वर्ष 2001 से ब्राजील में स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। वहां पर पुरुष भी बढ़े हैं 2001 में। ठीक है, 1991 से भारत के लिंग अनुपात में थोड़ी वृद्धि दिखाई पड़ती है। 91 मैंने दिखाया अभी आपको उसके पहले कि वहां से कैसे जो है ग्राफ थोड़ा ऐसे ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सुधार हो रहा है, आने वाले समय में सुधार और होगा ऐसी अपेक्षा है। वर्ष 2011 में ब्राजील का लिंग अनुपात 1090 था और वर्ष 2011 में लिंग अनुपात 947 था भारत में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि प्रिंट नहीं हुआ है कि 2011 में लिंग अनुपात 947 था। इसको हम लोग जो है ग्राफ में देखें, ये था जो है आपका ब्राजील तथा भारत के लिंग अनुपात की तुलना कीजिए में 8 पॉइंट। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि भारत की स्त्रियों की संख्या में वृद्धि कैसे होगी। अभी आपके लिए प्रश्न है और आपको अपने हिसाब से इसको जो है बताना है कि क्या उपाय हो सकते हैं कि जो भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है तो उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। आप अपने अपने विचार लिखेंगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और आप जो है इसको लिखकर 2, 4, 6, 8 पॉइंट जो भी आपके दिमाग में आते हैं उसको आप लिखिए और फिर यहाँ पर कुछ जो है पॉइंट दिए गए हैं, तो क्या आप इससे सहमत हैं, कैसे करने से संख्या बढ़ सकती है, तो उसको हम लोग एक देखते हैं थोड़ा सा। अब ये क्या है कि स्त्रियों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है भारत में, उपाय क्या हो सकते हैं। तो समाज में स्त्री विरोधी सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, समाज में स्त्री विरोधी अंधविश्वास प्रचलन तथा परंपराओं में आमूलाग्र परिवर्तन यानी मूलभूत परिवर्तन और स्त्री भ्रूण हत्या, दहेज, स्त्रियों पर अत्याचार आदि समस्याओं का हल ढूंढना। भारत देश में महिलाओं के जो खिलाफ अंधविश्वास है कि जो है वो कार्यक्षम नहीं है, वो पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। ठीक है, वो जो है सभी चीजें नहीं कर सकती हैं। ठीक है, समाज में उनको पहले जैसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो है पर्दा सिस्टम था। ठीक है, छोटी उम्र में शादी विवाह कर देना क्योंकि और उनका कुछ काम नहीं है, चूल्हा बर्तन इनका जो है मुख्य काम है। और पेट में ही ये जो है बच्चियों का हत्या जो है भ्रूण हत्या कर देना। ठीक है, अबॉर्शन वगैरह करा देना, पता चले कि लड़की है। फिर दहेज के लिए स्त्रियों का अत्याचार करना, ये जो समस्याएं हैं, जब इसका हम लोग हल ढूंढेंगे, इन समस्याओं पर जब हम विजय प्राप्त करेंगे तो क्या होगा कि एक अच्छा माहौल तैयार होगा समाज में स्त्रियों के लिए। और जब समाज में स्त्रियों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार होगा तो निश्चित तौर पर जो हमारी सोच है उसमें भी बदलाव होगा और इससे जो है स्त्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, यह निश्चित विचार। अभी स्त्री साक्षरता में वृद्धि कर यानी कि उनको शिक्षित करना, ज्यादातर उनको क्या करना, शिक्षित करना। इनके शिक्षित होने से फायदा क्या होगा। एक तो जो है परिवार में साक्षरता की दर बढ़ेगी, बच्चों के सबसे नजदीक जो है वो माँ ही होती है, भाई की बहन होती है। ठीक है ना, तो मदद करेगी इसको।
तो इससे क्या होगा, समाज का भला होगा। तो स्त्री साक्षरता में वृद्धि करना, इससे पढ़े लिखेंगे लोग, साक्षर होंगे और उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। तो सिर्फ क्या उनको शिक्षा देना ही आवश्यक है या वही जो है वही समस्या खत्म हो जाती है? नहीं, थोड़ा इससे आगे बढ़ना होगा। स्त्रियों के रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, उनको मात्र शिक्षित ही नहीं करना है बल्कि उनको रोजगार भी देना है। रोजगार अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो उनका जो आत्मविश्वास है बढ़ेगा और वो परिवार, समाज और देश को ज्यादा मदद कर सकती हैं। और लोगों को भी लगेगा कि भाई स्त्री पुरुष समान है, तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, खुद से जो है फैसले करेंगी। ठीक है, तो उनको जो है मजबूत आधार मिलेगा और इससे परिवार, समाज और देश को बहुत फायदा होगा और इसमें जो है भारत में स्त्रियों की संख्या बढ़ने में मदद मिलेगी। अभी स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, विभिन्न प्रकार की जो भारत में सरकार की योजनाएं हैं कि जो है कि स्त्रियों को कैसे जो है सबल बनाना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर जगह उनको भागीदारी देना। तो उन योजनाओं के माध्यम से क्या करना है कि हम उनको सबल बना सकते हैं और उनका जो विश्वास है उसको हम और मजबूत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी जो आपको 5-7 मिनट मिलेंगे। हाथ उठाओ बच्चों। मकसूद बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। सर जी, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भारत के जो भूगोल है, तो ये जो भूगोल आप पढ़ाते हैं तो इसमें ज्यादा करके संख्या में ब्राजील के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? देखो बेटा, जो ब्राजील का प्रश्न है ज्यादातर पूछा जाता है ऐसा नहीं है। होता ऐसा है कि जैसे कि आप अपेक्षा रखते हो कि मुझे जो है भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आप जब पेपर पैटर्न को देखोगे तो भारत और ब्राजील दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको चॉइस है, जैसे भौगोलिक कारण है ना, तो उसमें आपको जो है अगर 4 प्रश्न पूछे गए हैं तो 2 प्रश्न भारत के रहेंगे। कभी कभी हो सकता है 3 प्रश्न पूछ दिए जाए, लेकिन आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसको जरा आप अध्ययन करिए और जब हम पेपर पैटर्न अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा 2-3 मिनट में कि कौन से प्रश्न और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आपको जो ऐसा लगता है ना, ऐसा नहीं है। ब्राजील और भारत वो दोनों पूछे जाते हैं और हर एक जो है क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको ऑप्शन रहते हैं। अंजलि, माइक चालू करो। परवेज माइक चालू करो। सर ये पूरे पार्ट में सिर्फ ब्राजील और भारत का ही दिया, और कोई भी देश भी सिलेक्ट कर सकते थे ना? हाँ बोलिए। सर जैसे पूरे बुक में ज्यादातर भारत और ब्राजील दिया है, तो कोई देश और भी सिलेक्ट कर सकते थे ना? ब्राजील ही क्यों सिलेक्ट किए? हाँ हाँ हाँ, इसलिए सिलेक्ट किया है बेटा कि जो भारत और ब्राजील का जो भूगोल है, ठीक है, तो लगभग उसमें समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, भारत और ब्राजील में लगभग समानताएं पाई जाती हैं। वो मुख्य रूप से जैसे भारत का इतिहास, ब्राजील का इतिहास, भारत की जनसंख्या, ब्राजील की जनसंख्या, वहाँ का आयु समूह, स्त्री पुरुष, वहाँ पर पहाड़ पर्वत, पठार, तो इन सब का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए और समानताएं जो पाई जाती है उसको दिखाने के लिए भारत और ब्राजील ये दोनों को रखा गया है सिलेबस में। निशा। हेलो सर, मुझे कुछ पूछना नहीं था, सिर्फ इतना बोलना था कि ये पीपीटी सेंड कर देना ना प्लीज। जी जी जी, मैं सेंड करता हूँ सर, दिनेश सर सेंड करते हैं ग्रुप में। हाँ सर। मनीषा। यस बोलो बेटा।
गुड मॉर्निंग बेटा। मनीष चौहान सर मुझे खाली इतना एक क्वेश्चन पूछना है कि ये बोलिए बेटा। शीतल साहू अपने इंडिया से पढ़ा है कि इंडिया में? आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। शीतल साहू हाँ सर बोलिए। पूछो। सर मेरे पास किताब ही नहीं है। किताब रखा करिए बेटा, सबको पहले ही बताया है, किताब अपने पास रखिए, टेक्स्ट बुक। खुशबू बिंद खुशबू नीलम एंड नीलू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर जैसे कि मैं पूछ रही हूँ कि जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो पॉइंट और उसको लिखना रहता है, तो 4 से 5 पॉइंट लिख दे तो नहीं चलेगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, फिर से जरा सवाल पूछिए। सर मतलब मैं बोल रही हूँ जैसे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस तो उसको